ये भी वैसे तो मेरे पढ़ाए हुए ही हैं, पर जिसने भी लिखे हैं उसने बहुत गलतियां कर रखी। पोटेंशियल ही आएगा। तो पोटेंशियल ऐसे फील्ड में यदि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं जो क्या है, चार्जलेस है, तो चार्जलेस रीजन में आपको यदि पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं लैप्लासियन इक्वेशन। ठीक है, Laplacian equation is used to calculate the potential in a chargeless region. So, Laplacian equation is used to calculate potential in a chargeless region. जैसे आपका फॉर एग्जांपल के लिए कंडक्टिंग स्फीयर होता है ना, कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, अंदर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, होल चार्ज कहाँ पर होता है, उसके सरफेस पर होता है। जैसे आपके कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज यहाँ पर होगा, अंदर कैसा होगा, चार्ज जीरो होगा, बट अंदर चार्ज जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है कि अंदर पोटेंशियल भी जीरो हो। पोटेंशियल तो उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। तो चार्जलेस रीजन है, इस रीजन में आप यदि पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, लाप्लासियन इक्वेशन का। ठीक है, एक क्वेश्चन है जैसे इन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फाई इज इक्वल टू गिवन है आपको x3x² माइनस वाई माइनस जेड, देन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी, then find out electric field and charge density। ठीक है, तो आप जब आपको पोटेंशियल गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इजीली निकाल सकते हैं ना। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेटेड होता है E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड फाई, यहाँ पर पोटेंशियल को फाई दिया हुआ है तो माइनस डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड, डिफरेंशियल ऑपरेटर है डेल, और फाई का वैल्यू कितना है 3x² माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं E इक्वल टू कितना आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में आप कीजिए डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा 6x आई कैप, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा माइनस 1 जे कैप, z के रेस्पेक्ट में 1 के कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 6x आई कैप माइनस का प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और क्या पूछा है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ से निकाल सकते हैं ना, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, डेल डॉट ई इक्वल टू कितना बताया था अभी रो बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या, चार्ज डेंसिटी रो, रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एप्सिलॉन डेल डॉट ई। ठीक है, तो आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप उसका डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। डाइवर्जेंस का क्या फॉर्मूला बताया था कल, रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई एक्स बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा
वाई प्लस डेल्टा ई जेड बाई डेल्टा जेड। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं? या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डेल ऑपरेटर का वैल्यू रख दीजिए ये वाला, ठीक है, और ई वेक्टर का वैल्यू रख दीजिए ये वाला, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो अभी तो यही आएगा। बता दो मैं ऊपर से तो डालना क्या है, डेल डॉट ई रो एप्सिलॉन डेल डॉट ई, और वो क्या है आपका रो, रो ही चाहिए हमें तो एप्सिलॉन डेल लिख लीजिए, डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप। डेल ऑपरेटर लिख लिया, उसके बाद डॉट लगाना नहीं भूलना है। अब ई वेक्टर, ठीक है, वो कितना है, -6x आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कर दो डॉट प्रोडक्ट, क्या आएगा? अब भी तो यही हो रहा है, -6 आ जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप 1, इसका वाई के रेस्पेक्ट में 1 का कितना होगा, 1, कैसे होगा, कांस्टेंट 1 है यहाँ पर, जे कैप डॉट जे कैप तो 1 हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा ना, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो -6 एप्सिलॉन आ जाएगा आपका रो, चार्जेस थी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी, ये आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी ना, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका वो क्या होगा, यूनिट कूलाम पर मीटर क्यूब, तो ये तो हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। कर दूं, मिटा दूं? अब है लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ठीक है, तो आपका किसी वेक्टर में वेक्टर फील्ड है ये, ठीक है, ए वेक्टर फील्ड है आपका कोई, इसमें आपके कोई 2 पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू, ठीक है, इन अ वेक्टर फील्ड in a vector field p and q are 2 points ठीक है, and the path p to q is divided into small line element, and path p to q is divided into small line elements, ठीक है, आपने इस पी टू क्यू पाथ जो है उसको स्मॉल लाइन एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे ये एक लाइन एलिमेंट हो गया, इस लाइन एलिमेंट में dr1, नेक्स्ट है आपका लाइन एलिमेंट dr2, उससे नेक्स्ट है dr3,
एंड सो ऑन, ठीक है। और हर एक लाइन एलिमेंट पर इसमें मान लीजिए वेक्टर फील्ड है A1, इस पर है A2 एंड इस पर है A3, ठीक है। डिवाइडेड इनटू स्मॉल लाइन एलिमेंट या डिस्प्लेसमेंट dr1, dr2, dr3 and so on, and the vector component on these displacement on these इस line elements भी बोल सकते हैं, on these line elements is A1, A2, A3, ठीक है। आपको इससे P2Q का जो पाथ है वेक्टर फील्ड में उसको dr1, dr2, dr3 एंड सो ऑन स्मॉल लाइन एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, एंड द A1, A2, A3 is the vector component on these line elements. Then the product of sum of product of then sum of product of vector and line element is, मतलब आपको क्या लेना है, सम लेना है किसका, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड लाइन एलिमेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए आई एंड लाइन एलिमेंट डी आर आई, इनका डॉट प्रोडक्ट और उसका क्या किया है आपने, सम किया है। तो ये क्या होगा आपका टोटल वर्क डन बाय द फोर्स टू पी टू क्यू। इस पाथ के पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक जाने के लिए जो टोटल वर्क डन होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। W इज इक्वल टू ए आई डॉट डी आर आई, यही कहलाता है आपका लाइन इंटीग्रल इज अ टोटल वर्क डन, is a total work done by force for the displacement from P to Q in vector field, ठीक है। ए आई डॉट डी आर आई का डॉट प्रोडक्ट का जो ये सम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल वर्क डन बाय द फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पी टू क्यू इन अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, अब बात करते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। जैसे आपने डाइवर्जेंस पढ़ा था, पहले डाइवर्जेंस, फिर डाइवर्जेंस का डेफिनेशन, फॉर्मूला, उसके बाद में डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग, फिर डाइवर्जेंस इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब स्टार्ट करते हैं कर्ल, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो इसका डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, उसके बाद फिजिकल मीनिंग और उसके बाद कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद आपकी यूनिट खत्म। कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड at any point is equal to the ratio of line integral of closed path
around the point to the area enclosed by the path, to the area enclosed by the path. ठीक है, तो आपने ये स्टेटमेंट है, इसको फॉर्मूले की फॉर्म आप लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ अ वेक्टर, मतलब कर्ल ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू द एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, is equal to the ratio of line integral of vector, line integral of vector uh, line integral of closed path, ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ए डॉट डी एल या डी आर, आपने जो डिस्प्लेसमेंट दिया था, अराउंड अ क्लोज्ड पाथ टू द एरिया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एरिया आपने इनफाइनेटिसिमल लिया है तो डी ए टेंस टू 0 लिख सकते हैं। Curl of a vector field at any point is equal to the ratio of line integral of closed path, line integral of a vector in a closed path C around the point to the area enclosed by the path, ठीक है, जैसे आपने कोई वेक्टर फील्ड है, इस वेक्टर फील्ड में आपको इस पॉइंट पर कर्ल क्या वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इस पॉइंट P पर यदि आपको कर्ल का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक इसमें क्लोज पाथ लेते हैं इस पॉइंट P के सराउंडिंग में, तो जिस पॉइंट पर भी निकालना है, जैसे यहाँ निकालना है तो यहाँ पर एक क्लोज पाथ लेंगे, यहाँ पर निकालना है तो आपके लिए कंसिडर करना पड़ेगा एक क्लोज्ड पाथ, ठीक है, जिसका एरिया आपने मान लिया DA है, ठीक है, उस एरिया का तो आपको डिवाइड करना है, और इस अराउंड ये जो आपने क्लोज पाथ लिया है C, इसका क्या निकालना है आपको, लाइन इंटीग्रल, ठीक है, इस अराउंड इस क्लोज पाथ के अराउंड आपको इसका लाइन इंटीग्रल निकालना है, वेक्टर का, जो भी वेक्टर है, एक ये होगा, एक ये ए डॉट डी एल, एक ये और एक ये, ठीक है, इस तरीके से इसके पूरा आपको क्लोज पाथ का लाइन इंटीग्रल निकालना है पर यूनिट एरिया एनक्लोज बाय द पाथ, तो इस एनक्लोज बाय द पाथ जो आपका एरिया है उसका आपको डिवाइड करना है, तो यही क्या होगा इसका कर्ल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एट एनी पॉइंट P is equal to the ratio of line integral of vector in closed path C around the point to the area enclosed by the path, तो ये हो गया आपके कर्ल वेक्टर का डेफिनेशन। अब इसके बाद करते हैं कर्ल की डायरेक्शन। कर्ल का डायरेक्शन क्या होता है, मान लीजिए एन कैप डायरेक्शन में है, कर्ल हमेशा किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल हमेशा कैसा होगा, एक वेक्टर होगा, उसका एक डायरेक्शन होगा, तो उसका डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगा, उस जो पाथ आपने लिया है पॉइंट P के अराउंडिंग, जिस भी पॉइंट पर आप कर्ल कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर जो आपने पाथ लिया है, जिस सरफेस में आपने जिस उस सरफेस में लिया है, जैसे मान लीजिए आपने XY में लिया है, XY प्लेन में लिया है, ये आपने जो क्लोज पाथ लिया है वो आपने XY प्लेन में लिया है, तो कर्ल की डायरेक्शन क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर होगी ऑलवेज, कर्ल की डायरेक्शन उस पाथ के परपेंडिकुलर होगी जो आपने जिस प्लेन में लिया है। अब आपने ये XY प्लेन में लिया है तो कर्ल की डायरेक्शन क्या होगी, Z डायरेक्शन में। यदि आपने इस पाथ को YZ प्लेन में लिया है तो X में होगी कर्ल का डायरेक्शन, और आपने यदि उसको XZ में लिया है तो कर्ल का डायरेक्शन Y में होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ a vector of curl is always be
perpendicular to the direction of curl is always perpendicular to the plane, perpendicular to the plane. कर दो ठीक है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में फिजिकल मीनिंग कर्ल का एंड कर्ल इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।